अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और आज इसमें एक आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डायफ्रैक्शन ड्यू टू अ नैरो स्लिट। अगर हमारे पास एक बहुत ही नैरो स्लिट हो और उसमें से लाइट पास करे तो वो किस तरह से डायफ्रैक्ट होती है और उसके डायफ्रैक्शन का इफ़ेक्ट क्या होता है, ये हमने आज के लेक्चर में सीखना है। तो चलें लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ नैरो स्लिट। हमें पता है कि एक बहुत ही नैरो अगर एक ओपनिंग हो जिसका साइज़ जो है वो लाइट के वेवलेंथ से कंपेरेबल हो तो हम उसे एक स्लिट का नाम देते हैं। और अगर हमारे पास कोई इस तरह की स्लिट मौजूद हो तो हमें पता है कि स्लिट में से जब लाइट पास करती है तो पास करने की वजह से डिफ्रैक्शन होती है, यानी उसका पाथ जो है वो बेंड हो जाता है, वो स्ट्रेट पाथ पे जाने की बजाय वो डेविएट कर जाती है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, अगर हम इसी तरह से देखते हैं तो हमारे पास अगर एक इस तरह से एक स्मॉल ओपनिंग वाली स्लिट मौजूद हो और इससे कुछ फासले पे यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स एक स्क्रीन मौजूद हो जो इस स्लिट में से पास करने वाली लाइट जो है उसको दिखा सके हमारे पास। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास पीछे से लाइट जो है वो प्लेन वेव फ्रंट्स की फॉर्म में या सफेरिकल वेव फ्रंट्स की फॉर्म में भी अगर आती है, तो जब वो इस नैरो स्लिट में से पास करती है तो स्लिट में से पास करने के बाद ये स्लिट जो है वो बिहेव करती है एक सेकेंडरी सोर्स के तौर पे और हमारे पास जो लाइट है वो इसके अराउंड बेंड हो जाती है और वो बेंड होके कुछ इस तरह से मूव करते करते स्फेरिकल वेव फ्रंट्स की फॉर्म में आगे जाती है। और फिर जब हमारी इस स्क्रीन तक पहुंचती है तो इस स्क्रीन पे अगर जाने वाली लाइट में ओवरलैपिंग हो जाए किसी वजह से और जो पीछे से लाइट आ रही है वो मोनोक्रोमैटिक हो तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे इंटरफेरेंस हो जाए। और इंटरफेरेंस अगर हो जाती है तो हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की शक्ल में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न वहाँ पे नज़र आ रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हम जो चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं ये इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स है। अगर हम इसको इन द फॉर्म ऑफ रे देखें तो हमें पता है कि रे एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो हमारे पास किसी भी वेव फ्रंट के ऊपर परपेंडिकुलर फॉर्म में होती है। यानी अगर इस ये जो सबसे पहला हमारे पास वेव फ्रंट नज़र आ रहा है, अगर इस पे किसी भी पॉइंट पे रे बनानी हो तो वो रे इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारी जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ ये रेज़ हैं जो कि परपेंडिकुलर होती हैं हमारे वेव फ्रंट के। अब स्टूडेंट्स, इमेजिन करें कि ये जो हमें बहुत छोटी सी स्लिट यहाँ पे नज़र आ रही है। ये जो स्लिट है जिसमें से ये वेव फ्रंट्स आगे जा रहे हैं और रेज़ भी हम लोगों ने दिखाई है, तो ये वाली जो स्लिट है स्टूडेंट्स, अगर इस स्लिट को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करें और बहुत बड़ा करके दिखाएं तो हम उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो स्टूडेंट आपको फिगर नज़र आ रही है इसमें जो ए से लेके बी तक का पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये स्लिट है जो बहुत छोटी थी यहाँ पे, जिसे हाईली मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखाया गया। और फिर इस केस में जो हम वेव फ्रंट्स की बात कर रहे थे, जैसे यहाँ पे प्लेन और यहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स थे, तो यहाँ पे हम वेव फ्रंट्स की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेज़ ऑफ लाइट की, क्योंकि इंटरफेरेंस को समझना आसान हो जाता है अगर हम रेज़ ऑफ लाइट को सामने रखें। तो स्टूडेंट्स, ये जो ग्रीन कलर की लाइंस मैंने यहाँ पे आपको दिखाई ये रेज़ ऑफ लाइट हैं जो इसमें से वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे की तरफ जा रही हैं। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे भी, क्योंकि जब लाइट इसमें से पास करेगी इस स्लिट में से जैसे वहाँ पे नज़र आ रहा है, तो एक वेव फ्रंट बनेगा स्फेरिकल और वो आगे की तरफ जा रहा होगा और उसमें बहुत सारी रेज़ ऑफ लाइट होंगी, इन्फिनिट नंबर ऑफ रेज़ ऑफ लाइट बना सकते हैं। उन बहुत सारी रेज़ ऑफ लाइट में से हमने सिर्फ 9 रेज़ ऑफ लाइट जो हैं वो यहाँ पे कंसीडर की हैं एज़ ए एग्ज़ाम्पल, जिससे हम लोग इसको जो है स्टडी कर सकेंगे। तो नीचे से ऊपर की तरफ फ्रॉम डाउन टू अप हम लोगों ने इनको नंबरिंग दे दी है। ये रेज़ ऑफ लाइट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ए से बी तक जो है ये हमारी स्लिट की ओपनिंग है। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, अगर हम ये कहें कि हमारी ये जो स्लिट की ओपनिंग है यानी ए से लेके बी तक जो स्लिट की ओपनिंग है स्टूडेंट्स, इसे हम लोग नाम दे देते हैं स्मॉल
डी का, ये स्लिट की ओपनिंग का साइज है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमें रेज ऑफ लाइट नज़र आ रही हैं, जब ये इस स्मॉल ओपनिंग से आगे जाएंगी तो ये बेंड हो जाएंगी। लेट्स सपोज इन रेज की बेंडिंग को हम लोग देख रहे हैं, हम सिर्फ वो वाला हिस्सा देख रहे हैं वेव फ्रंट का, रेज का जो हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेंड हो रहा है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब ये रे यहाँ से ट्रेवल करके आगे की तरफ जाएगी तो इसका पाथ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये डेविएट कर जाएगी। इसी तरह जो सेकंड वेव हमें नज़र आ रही है ये भी बेंड हो जाएगी, जो थर्ड हमें नज़र आ रही है ये भी बेंड हो जाएगी, जो फोर्थ हमें नज़र आ रही है ये भी बेंड हो जाएगी। ये सारी जो रेज हमें नज़र आ रही हैं ये अपने स्ट्रेट पाथ से को डेविएट करेंगी और फिर बेंड होके अपने पाथ को चेंज कर लेंगी और आगे की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगी। तो स्टूडेंट्स ये बेंडिंग है, ये हम सारी रेस की बेंडिंग दिखा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि इनके रास्ते में अगर हम लोग एक बड़े साइज़ का जो कन्वेक्स लेंस है वो प्लेस कर देते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे इनके बिल्कुल सामने एक कन्वेक्स लेंस बना देता हूँ कुछ इस तरह से। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है। अब हमें पता है कि कन्वेक्स लेंस या ये जो कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, इस कन्वर्जिंग लेंस का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि ये लाइट को किसी एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। अब ये जो हमारी रेज ऑफ लाइट हैं जो 1 से लेके 9 तक हैं, जब इसमें से पास करेंगी तो पास करने के बाद ये किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होना शुरू हो जाएंगी। लेट्स सपोज ये वाली रेज जब इसके सेंटर में पहुंचती हैं स्टूडेंट्स, तो सेंटर में पहुंचने के बाद ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं, एक पॉइंट पे मिल जाती हैं और वो पॉइंट जिस पे ये इन सारी रेस को फोकस कर रहा है, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स वो जो पॉइंट है हमारे पास वो पॉइंट यहाँ पे इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर मौजूद एक पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर ये सारी रेस को हमारा ये जो लेंस है ये कन्वर्ज करता चला जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमें नज़र आया। और इस पॉइंट को जिस पे ये कन्वर्ज हुई है, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम इसे नाम दे देते हैं पॉइंट पी का। अब स्टूडेंट्स अगर हम इन रेज को देखें और उनके डिस्टेंस को देखें कि जब वो यहाँ से चली और हमारे इस लेंस तक पहुँची तो क्या सारी रेज ऑफ लाइट ने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया था? तो स्टूडेंट्स फिगर में हमें नज़र आ रहा है कि सारी रेज ने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया। जो नीचे वाली रेज हैं उन्होंने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया और जो ऊपर वाली रेज हमें नज़र आ रही हैं इन्होंने कंपैरेटिवली ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है। स्टूडेंट्स ये फिगर हमारी बुक में भी मौजूद है और वहाँ पे भी हम इसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो रेज ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं उनके डिस्टेंस को अगर हम लोग कंपेयर करें कम डिस्टेंस वाली वेव से तो हम उसे नाम देते होते हैं पाथ डिफरेंस का। और उस पाथ डिफरेंस की ही मदद से हम लोग बता सकते हैं कि किसी जगह पे अगर इंटरफेरेंस हो रही है तो वो किस तरह की हो रही है, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है या वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स एक केस स्टडी के तौर पे हम दो रेज को कंसिडर कर लेते हैं। इनमें से एक रे जो है स्टूडेंट्स उसको वो हम ले लेते हैं रे नंबर 1 और जो दूसरी रे है उसे हम लोग ले लेते हैं रे नंबर 5। तो हम 1 और 5 इन दोनों को स्टडी करते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर 1 और 5 के दरमियान इन पॉइंट्स को हम लोग देखें तो ये देखें यहाँ से ये इनके दरमियान फासला है। अगर इस फासले की बात करें इस पॉइंट को स्टूडेंट्स मैं नाम दे देता हूँ स्मॉल ए का, और ये स्मॉल ए से लेके कैपिटल ए तक की जो डिस्टेंस है ये इन दोनों रेज के दरमियान डिस्टेंस है जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब सुन जब ये दोनों रेज ट्रैवल करते करते हमारे लेंस तक आई तो हमें नज़र आ रहा है कि 5 ने 1 की निस्बत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है। अगर हम ये देखना चाहें कि कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो बिल्कुल हमारे ये जो लेंस हमें नज़र आ रहा है इसके बिल्कुल पैरेलल हो। अगर वो लाइन बिल्कुल पैरेलल फॉर्म में हम यहाँ पे ड्रॉ करें और इस तरह से, और जिस पॉइंट पे ये 5 को कट कर रही है उस पॉइंट को बी का नाम दे दें, तो स्टूडेंट्स ये देखें कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, इस लाइन से आगे तमाम रेज ने एक जितना फासला तय किया है। अगर
पाथ डिफरेंस की बात करें तो ए से लेके बी तक वो एक्स्ट्रा फासला है, वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो हमारी 5 ने 1 की निस्बत तय किया। और अगर इसी तरह से हम कुछ और नाम भी दे दें, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स मैं कह देता हूँ ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास ये सी है और इस वाले पॉइंट को हम ई कह देते हैं। तो सी और ई ये वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो 4 ने 1 की निस्बत ज़्यादा ट्रैवल किया। लेकिन ये हमारा कंसर्न नहीं है। अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि 1 और 5 के केस में क्या हो रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो फ्रॉम, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फ्रॉम द ट्राइंगल कैपिटल ए, स्मॉल ए एंड बी, ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है, अगर इस ट्राइंगल में देखें तो हम लोग बता सकते हैं इस ट्राइंगल के केस में कि हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है ए बी वो किसके बराबर है। स्टूडेंट्स हमें याद है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसे हम साइन ऑफ एंगल थीटा कहते हैं। स्टूडेंट्स वी नो दैट साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है। और फिर ये वाली ट्राइंगल जो यहाँ पे हमारे पास बनी हुई है, अगर स्टूडेंट्स इसको देखें तो ये जो एंगल है हमारे पास यहाँ पे वो थीटा है। और फिर इस थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड जो है वो हमें पता है वो परपेंडिकुलर होती है। और फिर यहाँ पे जो हमारे पास 90 डिग्री वाला एंगल है उसके ऑपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेनस होती है। तो फिर इस केस में अगर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस की बात करें तो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी और जो हाइपोटेनस है हमारे पास वो है कैपिटल ए और स्मॉल ए, इनके दरमियान ये वाला फासला। अब स्टूडेंट्स अगर साइन ऑफ एंगल थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है तो ये देखें ज़रा, हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा ए बी, ये तो पाथ डिफरेंस है, हम लोग इसे पहले इस्टेब्लिश कर चुके हैं। और कैपिटल ए और स्मॉल ए अगर हम इसकी बात करें तो स्टूडेंट्स ये कौन सा डिस्टेंस है। अगर हम लोग देखते हैं तो स्लिट का जो टोटल स्पेसिंग है स्टूडेंट्स, इसे हम लोगों ने नाम दिया हुआ है यहाँ पे डी का। लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो हमने 1 से लेके 5 की बात की है। तो 1 से लेके 5 की अगर हम बात करें तो ये हमारी स्लिट का हाफ हिस्सा बनता है। अगर ये हाफ पार्ट की बात करें तो क्या ये d/2 के बराबर नहीं हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस केस में जो स्मॉल ए से कैपिटल ए तक का फासला है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वल है d/2, ये d/2 के इक्वल है। तो फिर स्टूडेंट्स अगर इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा d/2। और फिर अगर हम इसे स्टूडेंट्स रीअरेंज करें थोड़ा सा तो उस रीअरेंज में ये d/2 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई आ जाएगा और हमारे पास जो ए बी है वो इक्वल आ जाएगा d/2 इंटू साइन ऑफ एंगल थीटा। इसे स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करें ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमने बनाई है इसमें ए बी पाथ डिफरेंस है और पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो है वो हमारे पास d/2 साइन ऑफ एंगल थीटा के बराबर आ गई। अब ये क्योंकि एक केस है स्पेसिफिक जिसे हम बुक के अकॉर्डिंगली डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारी बुक में मेंशन्ड है कि जो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है इस केस में लेट्स सपोज वो λ/2 के बराबर है। तो अगर स्टूडेंट्स ये λ/2 के बराबर हो जाए तो इसका मतलब है जो पाथ डिफरेंस है वो हमारे λ/2 का ऑड मल्टीपल हो गया। और इस केस में हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे भी पाथ डिफरेंस इस तरह का आ जाए तो उस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो इसका मतलब है यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यानी हमें लाइट जो है वो डिम या बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। तो हम लोग कहते हैं लेट्स से हमारे पास जो ए बी है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला वो इक्वल है λ/2 के। और λ/2 का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। और इसे स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो फिर स्टूडेंट्स अगर हम इनका कंपैरिजन करें, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड
इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 का जब हम कंपैरिजन करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स क्योंकि सेम है तो दोनों की राइट हैंड साइड्स भी सेम होनी चाहिए। तो हमारे पास जो रिलेशन बनने जा रहा है वो कुछ ऐसे बनेगा, d/2 साइन ऑफ एंगल थीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड है और ये किसके बराबर आ जाएगी, ये बराबर आ जाएगी λ/2 के, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड है। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो दोनों साइड्स जो हैं वो 2 पे डिवाइड हो रही हैं, तो 2 हमारे पास दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो बचेगा वो आ जाएगा d साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में ये इक्वेशन बन जाएगी, जो कि रिलेशन हमारे पास बता रही है एंगल का, वेवलेंथ का, और हमारे पास जो स्पेस है या जो हमारी ओपनिंग है जो स्लिट की उसके साइज के दरमियान। ये स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसको फिजिकली ऑब्जर्व करें तो उसके ऑब्जर्वेशन में हमें एक और चीज़ भी नज़र आती है। हमारी बुक के अंदर एक फ़िगर बनी हुई है, ये फ़िगर अगर हम लोग देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि जब इस तरह का केस हमारे पास होता है तो जो सेंट्रल पार्ट हमें नज़र आता है, उस सेंट्रल पार्ट एक ब्राइट स्पॉट होता है। उस ब्राइट स्पॉट में सेंटर वाले हिस्से में जो बिल्कुल स्लिट के सेंटर में आता है, हमें एक ब्राइट हिस्सा नज़र आने का मतलब ये होता है कि वहाँ पे पाथ डिफरेंस जो है वो ज़ीरो है या लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। और फिर उससे आगे चले जाएं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऊपर भी और नीचे भी, जैसे हमारी फिगर में नज़र आ रहा है सेंटर में हमारे पास जो ब्राइटनेस है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद उसके दोनों साइड्स पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नज़र आती है और उसके बिल्कुल साथ हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नज़र आती है, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, और इस तरह से चलता चला जाता है। यानी हमारे पास ऑल्टरनेट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस केस में फिर अगर हम इसको जनरलाइज करें तो हम इसे जनरलाइज करके भी लिख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बनी हुई है, ये एक पहली हमारे पास जो डार्क फ्रिंज है उसके बारे में बता रहा है। अगर हम आगे चलें तो इसका मतलब है कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हमारे पास डिफरेंट फ्रिंजेस आएंगी। तो उसके लिए फिर हम इस एक्सप्रेशन को जनरलाइज करके कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डी साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू m टाइम्स लैम्डा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा और इस रिलेशन में जो हमारे पास m है इसकी वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस के साथ 1 2 3 4 सो ऑन, ये हमें इसकी वैल्यूज़ मिलती हैं कि हम m की कुछ भी वैल्यू लगाएं तो उस केस में हमें ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर सकती है। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन की जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है हमें उसका भी पता होना चाहिए, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। इसमें जो टर्म्स हमें नज़र आ रही हैं उसमें डी है, डी जो है हमारे पास उस स्लिट की ओपनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम जो है वो नंबर ऑफ फ्रिंज जिस जगह पे वो बन रही है सेंटर से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो लैम्डा है हमारे पास, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर इसमें हम कोई सी 3 चीज़ें जानते हो, फॉर एग्जांपल हमें डी का पता हो, हमें थीटा का पता हो, हमें एम का पता हो, तो हम वेवलेंथ ऑफ लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर स्टूडेंट्स अगर हमें एम का पता है, साइन थीटा का पता है और वेवलेंथ ऑफ लाइट का भी पता है, तो हम जो स्लिट हम लोगों ने यहाँ पे बनाई है तो हम उस स्लिट की ओपनिंग जो है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो फिगर अभी हम लोगों ने देखी उस फिगर का जो दूसरा हाफ है, जो दूसरा पॉइंट है वो भी आप देखें तो वो भी इसी के कंपैरिजन में हमें नज़र आता है कि सेंटर के अंदर राइट फ्रिंज नज़र आएगी और उसके अप और डाउन, ऊपर और नीचे हमें ऑल्टरनेटिवली कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस नज़र आ रही हों। तो स्टूडेंट्स अगर इसकी फिगर नंबर 9.10 बी को हम लोग देखें तो ये जो हमने सारी चीज़ स्टडी की है ये तो हम लोगों ने की मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए, लेकिन अगर मोनोक्रोमेटिक की बजाय हमारे पास वाइट लाइट आ जाए तो हमें यहाँ पे वो उसका पैटर्न भी नज़र आता है। तो वाइट लाइट के केस में आप देखते हैं कि हमें इसी तरह से ब्राइट
और डार्क रीजन्स तो नज़र आते हैं, लेकिन उसमें जो डोमिनेट करती हुई चीज़ नज़र आती है वो ये है कि हमारे डिफरेंट कलर्स जो हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंट कलर्स जब इसमें से पास करेंगे तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि कुछ कलर्स जो हैं वो इंटरफेयर करें और कुछ कलर्स की जो इंटरफेरेंस है वो ना हो रही हो। और अगर कोई कलर इंटरफेयर करेगा और वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा तो वो रिमूव हो जाएगा, और जो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा वहाँ पे हमें वो कलर नज़र आ रहा होगा। और हम ये चीज़ उसमें भी देख सकते हैं कि जो सेंट्रल रीजन हमें नज़र आ रहा है वो सबसे बड़ा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और जैसे-जैसे हम दूर चलते चले जा रहे हैं, वैसे-वैसे जो रीजन्स हैं वो नैरो डाउन होते चले जा रहे हैं और उसमें हमें डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि लाइट एक नैरो स्लिट में से किस तरह से डाइफ्रैक्ट होती है, और फिर हमने इसका मैथमेटिकल मॉडल भी देखा और इक्वेशन भी ड्राइव की। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।